नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 498A यानी दहेज का केस क्या होता है और हम इस केस से किस प्रकार बच सकते हैं और वो कौन सी गलती है जो आम तौर पर हम करते हैं जिस वजह से हमें या हमारे रिश्तेदारों को इस केस को 3-4 साल तक कोर्ट में भुगतना पड़ता है। यदि आप या आपका कोई रिश्तेदार आपकी पत्नी को क्रूल्टी यानी उसको चोट पहुंचाता है, सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है या उसकी ज़िंदगी को खतरा पैदा करता है मानसिक या शारीरिक रूप से, तो वह 498A यानी 498A के तहत मुकदमा यानी FIR दर्ज करा देती है। इसे ही दहेज का केस कहा जाता है। एक सर्वे के मुताबिक यह पाया गया कि दहेज के 80% मुकदमे झूठे हैं, फेक हैं और दहेज के केसों में पति के परिवार वालों को भी झूठा फंसाया जाता है, उनके रिश्तेदारों को भी झूठा फंसाया जाता है जो काफ़ी दूर रहते हैं, जिनका उनकी पत्नी से कोई संबंध नहीं होता, कोई वास्ता नहीं होता, उनका भी वह इस FIR यानी इस दहेज के झूठे मुकदमे में नाम लिखवा देती है, जिस वजह से उन्हें लिटिगेशन भुगतनी पड़ती है। और यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जैसे ही आपकी पत्नी के द्वारा 498A यानी दहेज का मुकदमा दर्ज कराया जाता है, आप जल्दी से वकील के पास जाते हैं और वहाँ अग्रिम जमानत के लिए कहते हैं और वकील साहब आपकी अग्रिम जमानत करा देते हैं। आप अपनी भी और अपने रिश्तेदार जिनका आपकी पत्नी ने नाम लिया है उनकी भी अग्रिम जमानत करा लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको केवल अपनी अग्रिम जमानत करानी चाहिए। यहाँ पर अगर आप अपने रिश्तेदारों की भी अग्रिम जमानत करा लेते हैं तो आप खुद ही उन्हें इस मुकदमे में मुलजिम बना देते हैं। फिर पुलिस चाहकर भी और सबूत होने के बावजूद भी आपके रिश्तेदारों को उस मुकदमे से नहीं निकाल पाती है। यदि आपकी पत्नी ने किसी ऐसे रिश्तेदार का नाम लिखवाया है जिसका उससे कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है, तो आप उस रिश्तेदार की एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत ना कराएं। पुलिस को उसकी मौजूदगी ना होने का आप साक्ष्य दें और पुलिस के माध्यम से उसे निकलवाएं। अगर आप अग्रिम जमानत कराते हैं तो आप अपने उस रिश्तेदार को खुद ही उस केस में मुलजिम बना लेते हैं। अगर आपके ऊपर दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है तो आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस मुकदमे में धैर्य की बहुत आवश्यकता है। आप धैर्य से काम लें और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है और किस प्रकार आप इस झूठे मुकदमे से बच सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार के एक महत्वपूर्ण केस में पुलिस को गाइडलाइन जारी की हुई है कि पुलिस इमीडिएटली किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी, उसे 41 CRPC के तहत पहले नोटिस देगी और नोटिस के बाद अगर वह व्यक्ति हाजिर नहीं होता है तो ही उसे गिरफ्तार करेगी। अगर कोई गंभीर मामला 498 यानी दहेज के केस के साथ में रजिस्टर है तो वह अरेस्ट कर सकती है। वहाँ पे भी उसे एक चेकलिस्ट भरनी होती है। चेकलिस्ट में पुलिस लिखेगी कि ऐसा क्या कारण है जिस वजह से उसे इमीडिएटली यानी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जा रहा है। और यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि जब आपके ऊपर ये FIR दर्ज हो जाती है, झूठा मुकदमा दहेज का दर्ज हो जाता है, तो आपको जब 41A CRPC का नोटिस पुलिस के द्वारा दिया जाता है तो आप उस नोटिस से भागते हैं। जब आपको ये नोटिस मिलता है तो आप उस नोटिस के बुलाने पर आप पुलिस के पास नहीं जाते हैं, उससे घबराते हैं। यहाँ आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका संयम बरतना इस मुकदमे से बचने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप संयम के साथ काम लें। मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं होगा। आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि अगर पुलिस हमें 41A CRPC का नोटिस देती है, 41A के नोटिस देकर हमें बुलाती है, तो क्या वह हमें थाने में गिरफ्तार कर सकती है? तो आप जान लें कि अगर पुलिस ने आपको 41A CRPC का नोटिस दिया है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार में जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हैं उसके तहत आपको 41A के नोटिस देने के बाद अगर आप थाने में हाजिर होते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा अगर आपके ऊपर इस प्रकार का कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है तो आप उस झूठे मुकदमे से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपको 41A CRPC का पुलिस के द्वारा कोई नोटिस दिया जाता है तो आप उस नोटिस के बुलाने पर, पुलिस के द्वारा बुलाने पर आप जाएं, घबराएं नहीं, धैर्य से काम लें और पुलिस के समक्ष वो सभी साक्ष्य दें जिनके आधार पर आप इस केस को झूठा बता रहे हैं। आपके किसी रिश्तेदार का
नाम पुलिस ने दिया है जिसकी आपके इस पूरे केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप वो साक्ष्य पुलिस के दें। पुलिस आपके उन रिश्तेदारों के जिनकी इस केस में कोई हिस्सेदारी नहीं है उनको निकाल देगी। आप ये गलती कभी ना करें। आपके जिन रिश्तेदारों की कोई इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं है, आपकी पत्नी ने उनको हरास करने के लिए झूठा मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कराया है, तो आप उनकी अग्रिम जमानत ना कराएं। उनके इन्वॉल्वमेंट ना होने के साक्ष्य पुलिस को दें। और जब भी आपको या आपके रिश्तेदारों को 41A का नोटिस दें तो आप घबराएं नहीं, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। आपको सहयोग करना है पुलिस का। पुलिस का काम है कि वो आपको सहयोग करेगी, आपकी सुरक्षा करेगी, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। आपको 41A का जब नोटिस दिया जाता है तो आप घबरा जाते हैं और पुलिस के पास नहीं जाते हैं कि पता नहीं कहीं आपको पुलिस अरेस्ट ना कर लें, और जिस कारण आप बार बार आपको नोटिस मिलने के बावजूद भी आप हाजिर नहीं होते हैं, जिस वजह से पुलिस के पास भी कोई जरिया नहीं होता है, आपको गिरफ्तार करना पड़ता है। आपको ध्यान देना है कि आपको केवल अपनी ही अग्रिम जमानत करानी है, अपने रिश्तेदारों की तुरंत प्रभाव से अग्रिम जमानत नहीं करानी है। अगर आपकी पत्नी ने कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनके खिलाफ दिए हैं, आपके रिश्तेदारों को अग्रिम जमानत की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में महसूस हो तो ही आप अग्रिम जमानत कराएं, नहीं तो पुलिस को उनके निर्दोष होने के साक्ष्य दें और पुलिस के माध्यम से उनको निकाल दें। अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पुलिस उनको निकाल देगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। यदि आपने अपने रिश्तेदारों की एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत पहले ही करा ली है और फिर बाद में आप पुलिस को उनके निर्दोष होने के साक्ष्य दे रहे हैं तो फिर पुलिस उनको इस मुकदमे से नहीं निकाल पाएगी। इसलिए धैर्य से काम ले, आवश्यकता होने पर ही एंटीसिपेटरी बेल कराएं। यदि आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।